करेंगे, कल वैसे स्टार्ट कर दिया था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इन दो कॉन्सेप्ट को आज हम कवर करेंगे विद क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, वेटेज मैंने बता दी थी। और बेटा अगर मैं तुम लोगों को बताऊं इस चैप्टर के बारे में, तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके क्वांटम नंबर वाले टॉपिक से आते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो आपका डी ब्रोई एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसके बाद इसका नंबर आता है, ठीक है। तो मेरी जो क्लासेस है, क्लास का फ्लो है, वो कैसे चल रहा है, लेस प्रायोरिटी टू हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करना है आप लोगों को, ठीक है। ये मैंने आप लोगों से कल पूछे थे ना? हाँ। अच्छा, ये सेम कैसे टाइप हो गए, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन इस पे आते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो हमने, चलो एक बार ये देख लेते हैं हमने कल क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने एक तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो कवर कर ली थी, लाइक आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडायोफोर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टर्म थी, और आइसोस्टर, ये वाली आप ध्यान से मतलब कर लेना इन टर्म्स को, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या कर लिया था, उसके अलावा हमने बोहर मॉडल स्टार्ट कर दिया था। बोहर मॉडल में हमने क्या क्या देखे थे, इंपॉर्टेंट कौन कौन से फॉर्मूलाज देखे थे। एक तो रेडियस का देखा था, है ना, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या था बच्चों, 0.529 n स्क्वायर बाय z। बेटा इस फॉर्मूले को ना हल्के में मत लेना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब ये फॉर्मूलाज बहुत सारे हो जाते हैं सारे फिजिकल के चैप्टर्स के, आप z ऊपर लिख देते हो और n नीचे लिख देते हो, तो ऐसी गलती मत करना, इसीलिए बार बार इनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z आर्मस्ट्रॉन्ग में बताया था। और यूनिट कन्वर्जन तुम लोगों को आना चाहिए अगर आप लोग फिजिकल के क्वेश्चन कर रहे हो तो, ठीक है। वेलोसिटी क्या थी इलेक्ट्रॉन की फॉर nth ऑर्बिट, 2.818 इंटू 10⁶ z बाय n सेकेंड, ठीक है। n क्या था, ऑर्बिट नंबर था, z हमारा क्या था, एटॉमिक नंबर था। उसके बाद हमने mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई ये देखा था, है ना। m क्या था, मास का इलेक्ट्रॉन का, v वेलोसिटी थी, r जो थी रेडियस, हाँ, ठीक है। n आपका क्या था, वही ऑर्बिट नंबर, वेरी गुड। और ध्यान रखना यहाँ पे क्या होंगी वैल्यूज, क्या होंगी, डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, फ्रैक्शनल में ये नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा होगा ऑर्बिट क्या है, शेल नंबर क्या है 1 2 3, ऐसा तो नहीं है 1.5 है 2.5 ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होंगी, डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी एन की, ये जरूर ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। उसके अलावा टाइम पीरियड का फॉर्मूला कर लिया था हमने 2πr/v, ठीक है। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कर लिया था, किसके था, n³/z², है ना। यस मैम, यस मैम। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। उसके अलावा क्या किया था बताओ मेरे को, उसके अलावा क्या किया था, हम क्वेश्चंस कर रहे थे। ओके, फॉर्मूलाज हमने यही वाले पढ़े थे ना, ठीक है। और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर अंडर रूट क्यूब। यस, इसके अलावा भी पढ़ा था हमने, कहा था जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो कंटिन्यूसली रेडिएट ना होके पैकेट्स के फॉर्म में जो हो रही है एनर्जी जो है रेडिएट हो रही है, जिसको हमने क्या बोले थे, क्वांटम बोला था, ठीक है, या फोटोन भी आप बोल सकते हो। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या थी उस पैकेट की, एक फोटोन की अगर मैं बोलूं तो एनर्जी क्या, किसके प्रोपोर्शनल थी, फ्रीक्वेंसी। और आपने प्लैंक्स कांस्टेंट लगाया था, इनकी वैल्यूज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। म्यू क्या होता है, c/λ, एंड म्यू बार क्या होता है, 1/λ। ये सारी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और मैम अपने लैम्डा इलेक्ट्रॉन का मैम ये बार और 1240 नैनोमीटर, वो भी आप लोगों को जो है शॉर्टकट याद रखना है। अगर आपका एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और आपका लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है, तो आप किससे डिवाइड करते थे, 1 2 4 12400 से लैम्डा, ठीक है। और अगर आपका लैम्डा नैनोमीटर में दिया जाता था तो किससे करते थे, 1240। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होती है, ठीक है। चलिए चलें फिर आगे। ओके, आगे हम चलते हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके ये आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं बोहर मॉडल को, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बार ये मैच कर लेना, ये ठीक लिखिए ना, 12400 ही था आर्मस्ट्रॉन्ग के ऊपर, ठीक है। हाँ, ये एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की। तो बच्चे अगर मैं टोटल एनर्जी बात करूँ तो टोटल एनर्जी हम यहाँ पे बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम को ही हम टोटल एनर्जी बोल रहे हैं। तो जो टोटल एनर्जी के फॉर्मूले आते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इधर देखो ध्यान से, ये होगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला,
ठीक है। अगर मैं nth ऑर्बिट की बात करूं तो En क्या हो जाएगा, देखो बच्चे अगर आप जूल में निकाल रहे हो, इधर आओ अपनी नोटबुक में लिखो ये, है ना। अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो जो मैं बोलती जा रही हूँ वो बना लो, ठीक है। तो एनर्जी क्या होगी nth ऑर्बिट की nth ऑर्बिट की एनर्जी होगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड क्या है यहाँ पे तुम लोगों का, जेड तुम्हारा यहाँ पे है एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और एन क्या है तुम्हारा, ऑर्बिट नंबर 1 2 3 ये सब आपको दिया होगा। अगर आपसे एनर्जी पूछी जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, बेटा यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इतना यूज नहीं होता। अगर ये भूल भी रहे हो वैल्यूज तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है अभी तक यहीं से ही बने हैं। तो आप इस वैल्यू को तो जरूर ध्यान रखना, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड क्या है तुम्हारा एटॉमिक नंबर है, एन 1 ले रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ और वैल्यू आएगी, 2 ले रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ और आएगी, ठीक है। तो ये जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखो। अच्छा मेरा कैमरा, अरे मेरे को बोल तो दो मैम, कैमरा ऑफ है आपका, तुम लोग तो मैं सोचू भाई मैं फोन में देख रही हूँ मेरी शक्ल क्यों नहीं दिख रही, ठीक है। बता दिया करो, फील ही नहीं आती फिर पढ़ाने की, बिना ऐसे शक्ल नहीं देखोगे मेरी तो, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या क्या छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, ये छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ठीक है जी, स्पीसीज है ये, ठीक है, दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। एक बात, since n can have only integral value, it follows that total energy of the electron is quantized। मतलब ऐसा नहीं है आप n की वैल्यू कुछ भी लिख रहे हो, ये मैं कल आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है ये, ठीक है। वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं आप कोई भी वैल्यू ले रहे हो, 1 ले रहे हो, 1.5 ले रहे हो, 1.25 ले रहे हो, नहीं, या तो 1 होगी, 1 के बाद 2 होगी, 2 होगी या 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, या तो ऐसे होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। तो इसलिए बोला है, तो टोटल एनर्जी भी क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है बच्चों, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, इधर आओ, इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इधर आओ। जितनी वैल्यू नेगेटिव आएगी बच्चों ध्यान से सुन लो, चलो मैं एक काम करती हूँ, बना के दिखाती हूँ, ये देखो, जैसे मान लो दिस इज N1, दिस इज N2, दिस इज N3, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो मैं बोल सकती हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड अच्छा खासा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, मानते हो ना इस बात को। तो यही वो बोल रहा है, तो जितनी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जितना मतलब जो नेगेटिव साइन है वो यही दिखा रहा है, नेगेटिव साइन का मतलब ही यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है टाइटली बाउंड है, किससे, न्यूक्लियस से। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे एनर्जी तो बढ़ती जाएगी, हाँ या ना। जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, एनर्जी तो इंक्रीज होती जाएगी ना, डिक्रीज थोड़ी ना होगी, बताओ। ये बात समझ में क्या बोला मैंने, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, अभी मैं पूछ रही हूँ ना कि ये चीज ध्यान रखना, बता रही हूँ, इस पे एक क्वेश्चन बना हुआ है, अभी आप लोग वो कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, धीरे धीरे करते रहो, बहुत सारी चीजें आने वाली है इसमें। ये देखो ये क्या है, ये तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, काइनेटिक एनर्जी का फिजिक्स में पढ़ते हो ना, kZe²/2r, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हो, एनर्जी का पढ़ते हो, ठीक है। तो वैसे तो ये फिजिक्स में पढ़ते हो, आपसे केमिस्ट्री में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोगों को फिजिक्स के लिए भी ये बातें पता होनी चाहिए। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, बेशक वो फिजिक्स में ही पूछ रहा हो, वो पूछ लेता है बताओ भाई काइनेटिक एनर्जी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शन है या नहीं है ना, रेडियस को इतना टाइम्स बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब चीजें आपको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में ये पता होना चाहिए कि इन सबको यूज करके हमारा रिलेशन क्या बनता है। तो ये ध्यान रखो, यहाँ पे आगे तो नहीं लिख रखा ना मैंने, हाँ नोट करके लिखो कि जो आपकी टोटल एनर्जी होती है बच्चे, वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, समझे। यस मैम। ये चीज जरूर ध्यान रखना, कुछ नहीं करना। अगर तुमने टोटल एनर्जी निकाल ली, कौन से वाले फॉर्मूले से निकालोगे टोटल एनर्जी, -13.6 Z²/n²। अगर तुमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पूछे, अगर वो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, प्लस का साइन लगा दो, खत्म कहानी, बताओ, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की बात करूं तो ये होता है, बताओ। यस। है ना। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो ये हो जाएगा, बताओ। यस मैम। तो ये वाले रिजल्ट क्या करने हैं आप लोगों को, टिप्स पे ध्यान होने चाहिए। अगर ये दोनों याद हैं तो इन दोनों से आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है। अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक कुछ नहीं, मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, ये बताया कि माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है इज बॉन्डेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास ही है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप ऑर्बिट नंबर बढ़ाते जाओगे, तो क्या होगा, एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बेशक ये देख लो ना, इधर देखो एक बार, एन की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी, बताओ मुझे, एन की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज होगी ये वैल्यू पूरी छोटी हो जाएगी, यस है ना। मैम। नेगेटिव में वैल्यू कम जा रही है, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएगी, और पॉजिटिव की तरफ जाएगी, या तुम ऐसे देख लो ना, अगर मैं एन इन्फिनिटी ले लूं तो एनर्जी क्या आएगी, जीरो ही तो आएगी। ये मैक्सिमम एनर्जी है, समझे। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बना चुका है, आगे भी बना सकते हैं, कैसे आगे बताती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अगर तुमसे बोले बेटा, अगर तुमसे कोई बोले इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है, ठीक है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, तो उस केस में क्या निकालते हो आप, एनर्जी डिफरेंस निकालते हो। ठीक है, या तो आप ये बोल दो, क्या बोलते हो आप, E2 माइनस ये माइनस ये फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट बोलते हो। तो उस केस में आप लोगों का फॉर्मूला क्या बन जाता है, लिखो इधर, उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाता है, -13.6 1/n² माइनस 1/n²। कुछ बच्चों ने ऐसे याद कर रखा होगा, क्योंकि बेटा चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव में आएगा, तो डेल्टा ई आपको क्या करना है, पॉजिटिव में लाना, तो कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं 1/n1² माइनस 1/n2²। तो आपने जैसे याद कर रखा है वैसे कर लो, ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव में आनी चाहिए। n1 क्या है बेटा आपकी, n1 है आपकी लोअर स्टेट, और n2 क्या है आपकी एक्साइटेड स्टेट। अब हमें नहीं पता वो एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, ठीक है। अगर वो बोले कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो आप बोलोगे n की वैल्यू 2 है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलोगे तो n की वैल्यू 4 है, मतलब एक ज्यादा होती जाएगी। ठीक है। n1 क्या होगी, अगर वो बोलता है मान लो n = 1 है, तो ये क्या होती है आपकी ग्राउंड स्टेट होती है। ठीक है, ये क्या होती है आप लोगों की ग्राउंड स्टेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक रिलेशन लिखना चाहती हूँ, ये एक काम करो, यहाँ देख लो पहले। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिख लिया सबने। ठीक है, n2 की वैल्यू ज्यादा होगी ना, n2 की वैल्यू ज्यादा होगी तो वैल्यू पॉजिटिव में आने वाली है। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। यस मैम। आगे चलूं, ये फॉर्मूला लिख लिया, ये कब है, ये कब लगाना है फॉर्मूला, जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है। ठीक है, ये देखो इधर आओ, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, En = -13.6 Z², बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यही बताया था क्या मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यस मैम। देखो लोग जैसे जैसे n की वैल्यू पुट करते जाओगे, n की वैल्यू मैं फिर बोल रही हूँ 0 से स्टार्ट नहीं होती है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो जैसे ही तुम n की वैल्यू 1 रखोगे बच्चों, तो क्या आएगी वैल्यू, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। 2 रखोगे तो ये, 3 रखोगे 4 5 6, और मैं तो कहूंगी कि 5 तक याद ही रख लो, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। मैम याद कराइए ये 5 तक। ठीक है, याद कर रखी है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखी तो कर लेना याद। ठीक है, तो एक बात बताओ, आपको क्या दिख रहा है, जैसे जैसे आप ऑर्बिट नंबर इंक्रीज कर रहे हो तो एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ रही है ना। देखो नेगेटिव में वैल्यू कम जा रही है। यस मैम। ई इन्फिनिटी लोगे, सॉरी एन अगर आप इन्फिनिटी लोगे तो क्या आ जाएगा, ई इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। ये मैक्सिमम एनर्जी का केस हो गया। ठीक है, ठीक है, देखो इधर, तो यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे मैं नोट बना के लिख देती हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा, लिखो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज, लिखो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज, लिखो इसको, शॉर्ट नोट्स में डालो इसको। ठीक है, सेकंड लिखो, एनर्जी गैप
एनर्जी गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव ऑर्बिट डिक्रीजेस। ठीक है, बताओ ये क्या लाइन लिख दी मैम आपने? इधर देखो, अगर तुम्हें मान लो डिफरेंस निकालना है E2 माइनस E1। हाँ मैं बता रही हूँ बेटा, एनर्जी गैप का मतलब क्या है। तुमने E1 E2 निकाल लिया, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, गैप का, एनर्जी गैप का मतलब क्या है, इधर आओ। तुमने क्या किया, E2 माइनस E1 निकाला, देखो कितना आ रहा है 10.2। ठीक है, इतना आ रहा है। मतलब तुम्हें अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकंड स्टेट पे भगाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी देनी पड़ेगी ना, बताओ। यस मैम। जब तुम -13 पॉइंट्स इधर आओ, -13.6 में +10.2 डालोगे तभी तो -3.4 आएगा। अगर तुम 10.2 से 10.1 भी दे दोगे ना एनर्जी, तब भी इलेक्ट्रॉन क्या है, सेकंड स्टेट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो क्वांटाइज है ना, ऐसा थोड़ी ना कि 10.1 दो दोगे तो उसमें पहुंच जाएगा। तो यानी कि अगर तुम चाहते हो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए, तो तुम लोगों को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 10.2 देनी पड़ेगी, तब जाके वो सेकंड एनर्जी लेवल में जाएगा। ठीक है, तो तुमने E2 माइनस E1 ऐसे करके तुम निकाल सकते हो। तो यजदान तुम यहाँ पे बेटा क्या नोटिस कर रहे हो, देखो ऊपर जाते जाते गैप क्या हो रहा है, जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इधर नजर मारो, मैंने बनाया हुआ है क्या, ये देखो तुम्हें ऐसे दिखा, ये देखो ऊपर जाते जाते एनर्जी गैप कम हो जाता है बच्चे, ये मतलब है उस बात का, समझे? अब ऊपर जाते जाते एनर्जी गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तुम इस वैल्यू से देखो, 10.2 था, इसमें बहुत ज्यादा था, 1.8, 0.66, 0.31, ऐसी और निकालोगे तो ठीक है, लाइंस क्या आ जाएंगी, आपस में बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगी। तो यही लिखा है, एनर्जी गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव ऑर्बिट डिक्रीजेस। क्लियर? चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो तुम्हारे चैप्टर में आती हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से देखना। सबसे पहली टर्म है बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी। ये आयनाइजेशन एनर्जी हम कहाँ देखते थे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में देखते थे। क्या बोलते थे हम, कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, यही बोलते थे ना। ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, ठीक है, इसमें भी तुम्हें यही करना है। ठीक है, क्या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to liberate an electron from the ground state of an isolated atom is called as ionization energy। क्या बोला मैंने, क्या बोला, ध्यान से सुनना। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, मतलब तुम्हें क्या करना है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन है आपका, तो तुम्हें क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के बिल्कुल बाहर फेंक देना है, बिल्कुल बाहर, इनफाइनाइट स्टेट पे लेके जाना है। तो ध्यान रखना, जब तुम आयनाइजेशन एनर्जी में ये लिखते हो तो N2 हमेशा क्या होता है मेरे बच्चों, इन्फिनिटी होता है। तो अब वो फॉर्मूला लगाओ जो लगाते हो, -13.6 1/n² - 1/n2², है ना, यही लगाते हो। यस मैम। प्लस आएगा ना, एक सेकंड रुको, सॉरी, एक मिनट। प्लस आएगा। हाँ, आप प्लस का लगा रहे हो ना, तो प्लस का लगा रहे हो तो 1/n² - 1/n2², तो N2 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो N2 क्या होगा, इन्फिनिटी। अगर N2 इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है जी, और अगर 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मान लो तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, अगर तुम्हें ग्राउंड स्टेट, फिलहाल यहाँ पे N11 दे रखा है, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, ग्राउंड स्टेट से। ठीक है, तो अगर तुम्हें ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना, आपको बिल्कुल बाहर फेंक देना उसको। ठीक है, उसको कहाँ तक लेके जाना है, N = इन्फिनिटी। तो आयनाइजेशन एनर्जी में N2 हमेशा इन्फिनिटी रहता है। ठीक है, और अगर इन्फिनिटी रहेगा तो 1/n2 क्या हो जाएगा, 1/∞ हो जाएगा, और 1/∞ हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, जो आप टोटल एनर्जी लिखते हो ना, ये वाली, ये देखो, टोटल एनर्जी क्या थी आपकी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, -13.6 Z² / n²। ठीक है, ये तो मैंने डेल्टा E लिख दिया बच्चों।
ठीक है, दिस इज माई डेल्टा ई। अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूं तो ऐसे ही लिखूंगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी आती है वो प्लस में आती है, ध्यान रखना। सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी, आई एम सो सॉरी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, टोटल एनर्जी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, +13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होगी। ठीक है जी, चले आगे। अच्छा मैम, ये एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी वही है, अगर तुम N2 = 2 ले रहे हो वो तुम्हारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। अगर तुम 3 ले रहे हो, अगर मान लो तुम्हें बोल रहा है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है बच्चों, तो वो क्या होगी तुम्हारी, आपकी N2 की वैल्यू क्या हो गई, 4। अगर वो बोल रहा है ग्राउंड स्टेट, तो तुम्हारी N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। बेटा यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात कर रखी है, आपको वो किसी भी स्टेट के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, वो पूछ सकता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी निकाल दो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी निकाल दो। ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, देखना, ऑल दीज काइंड्स ऑफ एनर्जी आर ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में बच्चे आप क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी तो पॉजिटिव होती है। याद करो, अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी यही पढ़ा था, याद है? ठीक है, ओके। तो दी ऑल दीज काइंड्स हो, चाहे वो एक्साइटेशन एनर्जी हो चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी हो, ये क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है जी, चले। अच्छा, ये बता दिया मैंने, ये भी बता दिया। ये क्वेश्चन करो, देखो ये नीट 2013 में आया हुआ है, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, इस क्लास का पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको ये बताना बेटा। मैम जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है क्या इक्वेशन में? चलो करो, ट्राई करो, और थोड़ा सा जल्दी आया करो बच्चों। अगर आपको ये चैप्टर करना है, डिटेल में तो नहीं करेंगे हम, लेकिन हाँ इतना जरूर कर लेंगे कि आपके नीट के सारे सवाल इससे बन जाए। करो बेटा, हैंड रेस करो, किससे हो रहा है क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ना एक एक स्टेटमेंट को, एक एक स्टेटमेंट बहुत कुछ कह रही है यहाँ पे। साक्षी का हो गया, अनुष्का का हो गया है, वेरी गुड। हो गया, अच्छा ठीक है। कोमल क्या आ रहा है आंसर? मैम डी। डी आ रहा है क्या? एक मिनट, डी आ रहा है, बाकी बी। मैम मेरा बी आ रहा है। मैम बी आ रहा है मेरा। बी आ रहा है, बी वाले एक B. बार चैट बॉक्स में डाल दो ना सारे, जिसका बी आ रहा है। अर्पिता क्लास में है क्या? है, ठीक है। अर्पिता तुम्हारा क्या आ रहा है? दीपक, दीपक भी है, दिया, दिया भी है, बी आ रहा है। ठीक है। बी आ रहा है, यस, बी वाले ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो मैंने अभी तक कहानी रामायण बताई है उसी से ही है ये, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें कह रहा है कि इक्वेशन कैन बी यूज्ड, इधर देखो, इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। हाँ ठीक है, आपने क्या करा था, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करेगा तो आप यही वाला फॉर्मूला लगा रहे थे ना? यस मैम। चलो ये तो बिल्कुल ठीक है। एक बार सी वाला भी देख लो, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मींस दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी इफ द इलेक्ट्रॉन वर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये तो मैंने बता दिया, अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लोगे तो मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू आएगी। अगर आप नेगेटिव साइन की बात करें, उसका मतलब क्या है, एनर्जी कम है और न्यूक्लियस से वो बाउंड है। लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस। यस मैम, यही किया था हमने, n स्क्वायर बाय z। तो अगर n की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेडियस जो है ऑर्बिट की वो भी ज्यादा होगी।
बी वाला देखो क्या बोल रहा है, बी ये बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर नेगेटिव, जब n की वैल्यू 1 होगी, द इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इज इक्वल टू 6। ये तो बात ठीक है, विच मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड। ये गलत हो गया, यहाँ पे लूजली की जगह टाइटली होना चाहिए था, स्ट्रांगली बाउंड। ठीक है, हाँ स्ट्रॉन्गली बाउंड भी लिखा हो सकता था। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले से ही पूछ लिया, ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2, ये 2011 में पूछा था, ध्यान से पढ़ना। बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन? क्या हुआ बेटा? मोर नेगेटिव एनर्जी का मतलब है, एक मिनट रुको, क्या पूछ रही हो तुम? दिख नहीं रहा है तुम्हारा कमेंट, वो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं ना, तो वो तुम्हारा कमेंट जो है हाइड हो रखा है, एक मिनट रुको। हाँ, टाइटली होगा, मतलब वो न्यूक्लियस के पास रहेगा, ठीक है, जैसे जैसे दूर जाओगे एनर्जी मैक्सिमम होगी बेटा, ठीक है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। एनर्जी बतानी है ना, सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन बताना आपको। क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा। सिक्स टू 5 आ रहा है, सी आ रहा है सबका। यस मैम। अच्छा, आप लोगों ने कैसे निकाला, इसको कैसे सॉल्व किया? मैम अभी आपने बोला ना एनर्जी गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव ऑर्बिट डिक्रीज होता है। ठीक है, देखो जब आप लोग E6 माइनस E5 निकालेंगे, है ना, ये क्या है E6 माइनस E1, ठीक है, ये है E5 माइनस E4 और ये है E5 माइनस E3, ठीक है। तो इनको तो भूल जाओ, इन दोनों को देखो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, कंसेक्यूटिव जो गैप है, ठीक है, ऑर्बिट एनर्जी जो है, एनर्जी गैप जो है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिट, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, फिर इसका आंसर होगा जो आप बोल रहे हो, सी वाला आंसर होगा, जब n इज इक्वल टू 6 होगा और 2n इज इक्वल टू 5, यानी कि n2 क्या हो जाएगा 6 और n1 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। आप इसको सोल्व, हाँ बेटा। हम इसमें तो ये बोल रहा है कि लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन कौन देगा, मतलब कौन सा एनर्जी गैप केस में कम एनर्जेटिक फोटोन मिलेंगे, तो उसमें डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू एन लेंगे। डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू एन। बेटा पहली बात तो ये डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू एन नहीं होता ना, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है बेटा। हाँ, डेल्टा ई इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एन। हाँ ठीक है, तो एन बढ़ता जाएगा, ये कम होती जाएगी ना एनर्जी गैप, तो उसमें आपको लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन मिलेगा, ठीक है। एन ऊपर लिख दिया था तुमने, ये नहीं करना है, ठीक है। चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। The energy of second Bohr orbit of the hydrogen atom is minus 328 kilojoule per mole. Hence the energy of fourth orbit would be. ध्यान से पढ़ना है, सेकेंड ऑर्बिट की आपको दी हुई है, आपको फोर्थ ऑर्बिट की निकालनी है, टेक योर टाइम। हुआ? क्या आ रहा है आंसर सबका? मैम डी आ रहा है, -82 आ रहा है, यस मैम। ठीक है। तो आप लोगों को फॉर्मूला तो पता ही है, क्या पता है मैम?
जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है, एन के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पे जेड तो 1 ही लेंगे, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, तो हम सबसे पहले सेकेंड ऑर्बिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 बाय एन, एन क्या है इसके लिए 2 है ना, तो मैं 4 ले लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं फोर्थ ऑर्बिट की बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड तो 1 ही है, एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा फोर्थ ऑर्बिट के लिए 16 हो जाएगा। ठीक है, अब E2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर लो तो कितना आ जाएगा 82 माइनस यूनिट कन्वर्जन का कोई पंगा ही नहीं है, इन्होंने यूनिट कन्वर्जन में आप लोगों को फंसाया नहीं हुआ है। क्लियर है, हो जाएगा। और अगर यहाँ पे किसी को डाउट आता है तो ध्यान रखना बच्चे, लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन का मतलब क्या है, जब आपका एनर्जी गैप क्या हो, कम हो। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलें आगे। ओके, ये क्वेश्चन एक और करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। जितने क्वेश्चन करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने सब कुछ पूछ लिया तुम लोगों से। इफ द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इतनी आ रही है तो आप लोगों को क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ठीक है, इसमें आपको बताना है ऑर्बिट नंबर बताना है, रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो मैंने एक जगह सारी चीजें पूछ ली। ठीक है, चलो इसको करो, सोल्व करो। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्बिट नंबर, रेडियस, वेलोसिटी। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हो गए ये तुम लोगों के अभी तक जो पढ़ाया है सारा। हो गया? अरे बड़े सुपर फास्ट हो तुम लोग, तो इतनी जल्दी कर लिया। काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है सबकी बेटा? 1.51 ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, कुछ नहीं करना, साइन चेंज करना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? मेरे को किसी का समझ में नहीं आया, चैट बॉक्स में लिख दो भाई। -3/3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या फॉर्मूला लगाया पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में, क्या होता है रिलेशन? टोटल एनर्जी को 2 टाइम्स कर देंगे। टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो Yes, यही ma'am. हो जाएगा। चलिए, ऑर्बिट नंबर क्या आ रहा है? मैम ऑर्बिट 3। 3, शेल नंबर 3। मैंने कहा था डायरेक्ट याद रखो। पहला का क्या होता है -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे का क्या होता है बच्चों -3.4। ये दोनों तो याद ही रखो, मैं तो कहूंगी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड वाली होती है -0.151 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ वाली होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फिफ्थ वाली होती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो पहली 3 याद रख लो, क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। फिर रेडियस कैसे निकालेंगे? Rn माइनस क्या होगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर। एन क्या है बच्चों 3 का स्क्वायर, जेड तो 1 ही होगा। किसका निकालना? हाइड्रोजन का निकालना है ना, तो निकाल लो कितना आ रहा है आंसर। 0.529 इंटू 9 किया था 4.7 किसी का समझ में नहीं आया प्लीज उधर लिख दो चैट बॉक्स में। 5.3 आ रहा है, 4.761 आ रहा है एंगस्ट्रॉम में। सबका चेंज ऐसे आ रहा है भाई, सबका चेंज ऐसे आ रहा है। आ रहा है मैम, 5.3 आ रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, जिसका जो भी आ रहा है ठीक है। वेलोसिटी कितनी आ रही है? 0.72 आंसर नहीं दिख रही हूँ, आपको सोल्व करना है। ठीक है, और वेलोसिटी कैसे निकालोगे? 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाय एन। जेड इज योर 1 एंड एन की वैल्यू 3 है, इसको सोल्व करना तुम्हारा काम है। ठीक है, ओके ठीक है, ओके ग्रेट, हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉइंट टू रिमेम्बर। पॉइंट टू रिमेम्बर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना।
बोहर एटॉमिक ऑर्बिटल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मैम ये तो आप बार बार बता रहे हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो जहां जहां आएगा वहां वहां अपन लिखेंगे बात, ठीक है। लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, Na10, बेटा अपना कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। Na10 प्लस, U91 प्लस, देख पा रहे हो? यूरेनियम, यूरेनियम का क्या होता है आप लोगों को पता है? क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर, मालूम है? 92 92 ही होगा क्योंकि 1 लाना है हमें तो है ना। 92 होता है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। वैसे तुमने वहां पे भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था भाई? एक्टिनोइड्स में पढ़ा था ना। एक्टिनियम पुराने क्या था, पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, ऐसा वाला मैंने ट्रिक बताई थी। ओके ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये बड़े काम की चीज लिखी हुई है। मैम इतना तो आपने बता दिया कि एनर्जी जो है क्या होगी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है देखो, E(Z)N, ठीक है। ये क्या है? Z आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, काम आता है ये, ठीक है। ध्यान से सुनना, Z क्या है? आपका एटॉमिक नंबर है, N आपका ऑर्बिट नंबर है, EH × Z²/N²। और आपको पता ही है हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी होती है, यही तो अभी कर रहे थे अपन लोग। ये देखो En - 13.6 Z²/N², ठीक है। यही तो कर रहे थे। अगर मान लो मैं N की 1 ले लूं वैल्यू और हाइड्रोजन के लिए ले लूं, तो मेरी यही तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर Z सेम है बच्चे, ठीक है, अगर Z सेम है तो आप डायरेक्ट En = EH × 1/2, यानी कि जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करने वाली है, इस पे, N पे। एटॉमिक नंबर तो सेम हो जाएगा, ठीक है। और अगर N सेम है तो आप क्या करोगे, EH × Z² करके आ जाओगी, ठीक है जी। ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अपना यही सिंपल वाला फॉर्मूला ध्यान रखो, अपने आप इससे सारे क्वेश्चन निकाल लोगे। क्योंकि जितने ज्यादा फॉर्मूले मैं आपको याद कराऊंगी ना, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो बस अपने इस फेवरेट वाले फॉर्मूले को ध्यान रखो, बाकी अपने आप क्वेश्चन तुम्हारे होते हुए चलेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी 0.7 आ रही है क्या? मेरे को -3.02 आप लोगों ने बेटा यही आ रही है, चेक हमें यही आ रही है, कैलकुलेशन क्या? हाँ देख लेना एक बार, ठीक है, ठीक है। आगे चलो, अब देखो यहाँ पे आएंगे अब तुम्हारी जो तुम पढ़ते थे लाइमन बाल्मर सीरीज, ये सब पढ़ते थे, एक बार पढ़ लो इसको, थ्योरी को, ठीक है। अंशिका एक बार देख लो बेटा कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं की। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इज अप्लाइड on hydrogen atomic gas at low pressure a bluish light is emitted. When a ray of this light is passed through a prism, a spectrum of several isolated sharp lines is obtained. The wavelength of various lines show that spectrum lines lie in visible, ultraviolet and infrared region. These lines are grouped to different series. और ये different series कौन सी थी? ये लाइमन बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फन एंड हम्फ्री वाली थी, ठीक है। तो आप लोग इधर आओ। ये पता मैंने क्यों एनसीईआरटी की स्निपिंग लगाई है बेटा? क्योंकि एक बार क्वेश्चन क्या आया था, ध्यान से सुनना, आप लोगों को ना ऐसा करके पिक्चर बना रखी थी, ठीक है। और आप लोगों को ना ये बताना था, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो बेटा ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं, आपके 2 तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो लाइन, जो रेडिएशन आप डाल रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे, जो वो एब्जॉर्ब करेगा उसके, वो तो दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। ये ब्लैक लाइंस क्या दिखा रही हैं? जो उसने रेडिएशन क्या करी, एब्जॉर्ब करी है। जो एमिट करी है वो आपको दिख रहा है इस तरीके से। और एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या दिख रहा है? एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, जो एमिट कर रहा है सिर्फ वो देखो, वो कलर दिख रही है, बाकी जो उसने एब्जॉर्ब करी है वो बिल्कुल ऐसा ब्लैक कलर का दिख रहा है। तो आपको यहाँ से क्या दिख रही है बच्चे? जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो एमिशन स्पेक्ट्रम में और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, जैसे ही आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, देख रहे हो ना। और यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है, देख पा रहे हो? गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, इस चीज का क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ओके, ये देखो, ये आपकी कुछ लाइंस है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन और फंड और हम्फ्री, ये आपकी लाइंस हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अच्छा
उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, उसके बाद ये ध्यान रखना आप लोगों को, ये कौन कौन से रीजन में जो है रेडिएशन एमिट करता है। तो लाइमन सीरीज में रीजन कौन सा है, यूवी रीजन, ये याद कर लो, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। बाल्मर विजिबल रीजन, ठीक है। पार्शियन आईआर रीजन, ये देखो पार्शियन, ब्रैकेट और फन तीनों क्या है, इंफ्रारेड रीजन में है, ठीक है। हम्फ्री वाली आपसे कोई नहीं पूछता है, अगर ये याद भी नहीं करोगे तब भी चलेगा। आपको कौन सी याद रखनी है, लाइमन, बाल्मर, पार्शियन, ब्रैकेट, फंड, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं लाइमन सीरीज की, तो N1 क्या होती है, इसके लिए फिक्स होता है, N1 होता है 1, ठीक है। लाइमन के लिए क्या होता है, लाइमन के लिए N1 क्या होता है 1, ठीक है। N2 क्या होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 कुछ भी हो सकता है। बाल्मर की अगर मैं बात करूं, बाल्मर की बात करूं, हाँ फिजिक्स में भी है तुम लोगों का, N1 इसमें 2 रहता है, ठीक है। जो बाल्मर के लिए, जहां पे अगर आप इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो है फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पे आएगा, तो उसकी इनिशियल स्टेट क्या है बाल्मर के लिए, N1 की वैल्यू 2 है, ठीक है। अच्छा, N2 क्या हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी पार्शियन की निकाल लो, पार्शियन के लिए N1 की वैल्यू 3 होगी, तो N2 की वैल्यू क्या होगी इसमें, 4 5 6 होगी, ठीक है। ऐसी ब्रैकेट की निकाल लो, ब्रैकेट की क्या होगी, N1 आपकी 4 होगी और N2 क्या होगी मेरे बच्चों, 5 6 7, ठीक है, ये चलती जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, और क्या ध्यान रखना है इसमें, इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये कौन कौन से रीजन में होगा, ठीक है। उसके अलावा N1 की वैल्यू क्या होगी, लाइमन के लिए क्या होगी, बाल्मर, पार्शियन, ब्रैकेट, फंड के लिए क्या होगी, ब्रैकेट तक ध्यान रख सकते हो, ब्रैकेट सीरीज तक। उसके बाद है नंबर ऑफ लाइंस। अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपको नंबर ऑफ लाइंस बतानी है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बतानी है लाइमन सीरीज में, तो आप ध्यान रखना N2-1 करके फॉर्मूला जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि इधर आओ, N2 क्या हो सकता है, वो कुछ भी दे सकता है ना, वो क्या दे सकता है, ये तो फिक्स रहेगा ना, ये तो फिक्स रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है, N2 - N1। फॉर लाइमन N1 इज फिक्स ना 1, बाल्मर के लिए N1 इज फिक्स 2, तो उसकी टेंशन नहीं है। N2 आपको देगा वो, मान लो वो हो सकता है बोले सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो आपको N2 की वैल्यू 3 रखनी है। मान लो वो बोल दे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, क्वेश्चन भी कराऊंगी डोंट वरी, तो आपको N2 की वैल्यू 4 रखनी है। अगर वो बोल दे 9th एक्साइटेड स्टेट, तो आपको N2 की वैल्यू 10 रखनी है। उससे क्या पता चलेगा आपको, उससे ये पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर लाइमन वाली सीरीज में कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं, ठीक है। अभी ये सब कुछ लिखा हुआ है, डोंट वरी, ठीक है। इधर देखो, इधर आओ, इधर देखो, ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, एनर्जी E1 E2 E3 E4 E5 लेवल के लिए, ठीक है। उसके बाद ये भी बता दिया मैंने, एनर्जी डिफरेंस देखो, जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है, जो कंसेक्यूटिव जो एनर्जी गैप है बिटवीन कंसेक्यूटिव 2 कंसेक्यूटिव ऑर्बिट, वो डिक्रीज हो रहा है। कैन यू सी दैट, अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था, ये देखो 2-5 वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो, ये आपकी वो क्या है, आपकी ये देखो यहाँ पे, अगर मान लो 7 से, अगर आपका मान लो सपोज इलेक्ट्रॉन 7 है, 7 उस पे है स्टेट पे, एक्साइटेड स्टेट में है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है मतलब लाइमन सीरीज में आएगा ये, है ना। चाहे आप कोई सी भी एक्साइटेड स्टेट में हो, अगर आपकी ग्राउंड स्टेट n=1 है, तो इट मींस वो लाइमन सीरीज में आएगा। अगर आप n1 आपका 2 है, तो वो बाल्मर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइमन का IR रीजन है, सॉरी UV रीजन है, बाल्मर विजिबल रीजन में, पार्शियन, ब्रैकेट, फंड क्या है, इंफ्रारेड रीजन में, याद रहेगा। ये बाल्मर वाला क्वेश्चन आ चुका है पहले तुम्हारे नीट में, ठीक है, बाल्मर वाला तुमसे पूछ चुका। इतना क्लियर हो गया सबको, देख लो एक बार, यस, ठीक है। और क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, एनर्जी गैप कम हो रहा है, ठीक है। और क्या यहाँ पे नोटिस करने वाली कोई चीज है क्या, नहीं, बस, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, हो जाएगा। आगे चलें, ठीक है, यस ओके, आगे चलते हैं। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखो क्या लिख दी मैंने, ये देखो क्या लिख दी, फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन, ये क्या है मैम, ये क्या है, एग्जाम्पल लेके बताती हूँ तुम लोगों को। मान लो बाल्मर सीरीज लेते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। बाल्मर सीरीज के लिए बेटा N1 क्या होगा, 2 होगा, और N2 क्या होगा, 2 3 4 होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4, उसके बाद 1 के 3 4 5, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, फर्स्ट लाइन का मतलब है N2 की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, 3 है,
ठीक है, या तो तुम फर्स्ट लाइन बोलो, या तुम स्टार्टिंग लाइन बोलो, या तुम इनिशियल लाइन बोलो, या तुम मिनिमम एनर्जी बोलो, या तुम बोलो मैक्सिमम वेवलेंथ, बात एक ही है। समझे? हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम अल्फा लाइन भी बोलते हैं। किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन को हम अल्फा लाइन, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मतलब पाश्चन सीरीज की बात करूं तो पाश्चन सीरीज में क्या होता है, लाइमल, बार्मल, पाश्चन, N1 3 होता है मेरे बच्चों, हाँ या ना? ठीक है, Yes, तो ma'am. N2 क्या होगा, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं पाश्चन की फर्स्ट लाइन बात करूं, दिस इज माई फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन, लास्ट लाइन क्या होगी मैम, इन्फिनिटी। लास्ट लाइन बोल दो, लिमिटिंग लाइन बोल दो, है ना, मैक्सिमम एनर्जी बोल दो, अभी बताया, या आप बोल दो मिनिमम वेवलेंथ। क्या कहते हो बताओ? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन को हम अल्फा लाइन बोलते हैं, किसी भी सीरीज की सेकेंड लाइन को हम बीटा लाइन बोलते हैं, किसी भी सीरीज की थर्ड लाइन को गामा, गामा तक करना है तुम्हें, अल्फा बीटा गामा। ठीक है जी? यस मैम। कर लोगे ये कुछ बच्चे नहीं करते हैं ये चीजें, लेकिन कर लेना। अभी मैं बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ से हो जाएगा ना। चलो ओके बच्चों, उसके बाद देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, ये हम कंपाइल करके समराइज कर लेंगे, पहले ये पढ़ लो फिर उसके बाद क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर मान लो तुम्हें निकालनी है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, अब टोटल में सारे आ जाएंगे, उसमें सारी सीरीज आ जाएंगी, फिर लाइमन, बाल्मर, है ना। अगर तुम्हें टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बोलता है एग्जामिनर, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के आना है। कौन सा? लिखो अपनी नोटबुक में, N2 - N1, इसको भूल जाओ ये क्या लिखा हुआ है, हमें लेना देना नहीं है। N2 - N1 इंटू N2 - N1 + 1/2। N2 क्या है तुम्हारा, एक्साइटेड स्टेट है, और N1 क्या है तुम्हारी, लोअर स्टेट है। ठीक है, लिखा भी हो उसमें, लोअर स्टेट है। ठीक है, अब तुम्हें वो कुछ भी दे, समझे? बताओ, अगर तुम्हें मान लो N1 तुम्हारी फिक्स है ग्राउंड स्टेट, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, N × N - 1/2। लेकिन मैं कहूंगी तुम एक यही याद रखो, क्यों इसको करना है, जब इस एक फॉर्मूले से काम चल रहा है तो हम दूसरा वाला क्यों लगाएं, मानते हो ना? तो इसको याद रखो, N2 - N1 इंटू N2 - N1 + 1/2। ठीक है, अगर तुम्हें स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी हो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विच फॉल्स इन अ पर्टिकुलर सीरीज, पर्टिकुलर सीरीज बोले तो वो पूछ लेगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विच फॉल्स इन लाइमन सीरीज, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉल्स इन बाल्मर सीरीज। तो अभी मैंने बताया N2 - N1, N2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल, और N1 क्या होगा, फिक्स्ड लोअर एनर्जी लेवल ऑफ ईच सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन है वो कहां से कहां हो रहा है, 5 to 1, पहले वो 5th एक्साइटेड स्टेट में था, अब क्या हो गया, वो फर्स्ट में आ गया, तो N2 तो 5 हो जाएगी बच्चे। ठीक है, अगर तुम्हें टोटल नंबर ऑफ वो निकालनी हो, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकते हो ना, निकालो। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ जाएंगी, 10 आ रही है, 5 - 1 5 - 1 + 1 / 2। ठीक है, कितनी हो गई, 10 आ जाएंगी। अगर तुमसे वो पूछ ले नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विच फॉल्स इन बाल्मर सीरीज, तो क्या करोगे तुम, N2 तुम्हारा 5 है, बाल्मर सीरीज के लिए N1 क्या होता है, लाइमन बाल्मर 2, यानी कि 3 लाइन। क्लियर? ऐसे करना है क्वेश्चन। ठीक है जी? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। उसके बाद एक और फॉर्मूला कर रहे थे, रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के भी। क्या है रिडबर्ग फॉर्मूला? इसमें आप क्या निकालते हो, न्यू बार निकालते हो। ठीक है, 1/λ। ठीक है, न्यू बार किसके बराबर होता है, 1/λ के बराबर होता है। तो RH Z² 1/N2² - 1/N², यही करते हो। 1/N² होता है ना पहले, अगर आप पॉजिटिव में वैल्यू चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, यही करते हो आप। यस मैम। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, RH की वैल्यू क्या होती है, RH की वैल्यू क्या होती है, 1.09 सेंटीमीटर इनवर्स। और बच्चे अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो ध्यान रखना 1/r 912 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। ये काम आ जाते हैं कई बार, डायरेक्ट आप ध्यान रख सकते हो। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में अगर कोई आंसर आपको रिपोर्ट करना है तो डायरेक्ट ध्यान रखना 1/r 912 के बराबर होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर। ठीक है, Z क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पे
Z आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये तुम्हारा वेव नंबर है, दिस इज योर लैम्डा। N1 तुम्हारा ग्राउंड वो हो जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, और N2 क्या हो जाएगा तुम्हारा हायर एनर्जी लेवल। ठीक है जी, हाँ बोलो। मैम इसमें यहाँ पर जो हम RH 109677 रखते हैं सिर्फ हाइड्रोजन के लिए होती है ना? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए होती है ना। अगर कोई हम अदर आइटम लेंगे तो RH की वैल्यू तो 2.18 वाली हो जाती है ना, जिसमें 10⁻⁻18 लगता है। वो आप यूनिट चेंज कर दोगे ना फिर उसमें बेटा। RH तो कांस्टेंट है ना, रिडबर्ग कांस्टेंट है ये तो। यस मैम इसको 10⁻7 भी लिख सकते। आप इसको चेंज करके कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कर रहे हो तो वो तो चेंज होगा ही होगा। अगर आप किसी और में ले रहे हो, लैम्डा की आर्मस्ट्रॉन्ग में ले रहे हो तो वो चाहिए। तो रिडबर्ग कांस्टेंट है ना बच्चे। मैम हाँ मैम बनवाए R 912 स्ट्रॉन्ग। हाँ, बनवाए R क्या लिखा मैम आपने? 1/r की वैल्यू, मान लो किसी में तुम फंस जाओ न्यूमेरिकल में, तुम्हें कहीं पे 1/r की वैल्यू निकालने के लिए बोल दे एग्जामिनर, अगर आर्मस्ट्रॉन्ग का आंसर है तो ये मैं बता दे रही हूँ इसके बराबर होता है 1/r, जो r क्या है रिडबर्ग कांस्टेंट हो तुम्हारा। ठीक है, ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ रहे हैं, इसलिए RH लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट में RH की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां पे ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं जहां पे तुम्हें इतनी बड़ी वैल्यू लिख के इतना कॉम्प्लिकेट करना है कैलकुलेशन को। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछा जाएगा कि तुम्हें RH ऐसा होगा कि RH जो है कैंसिल आउट हो जाता है आपकी कैलकुलेशन करते वक्त। ठीक है जी, हो जाएगा। यस मैम। ओके, ए कितने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम। ये तो इजी था, ये तो सबका आंसर आ गया। ठीक सी है, है मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2, to which electronic transition Bohr orbit in hydrogen the second line in the Balmer series belong to? Second line, बताओ क्या आ रहा है? B 4 to 2। ठीक है, N1 क्या होता है 2, तो आपकी जो सेकेंड लाइन क्या हो जाएगी वो 4। फर्स्ट लाइन आपकी 3 होगी, सेकेंड लाइन आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, A B C D। wavelength of the first line of Paschen series। फर्स्ट लाइन, हो गया क्या? Yes. कितना आ रहा है? मैम 6 to 4 की ना, ये आंसर नहीं है। बताओ, यही तो होता है, तुम लोग इतनी जल्दबाजी करते हो और गलत आंसर निकाल लेते हो। बताओ कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या आंसर? मैम मेरा यही आ रहा है 18750 का। अच्छा, बाकी का 1/λ RH को एज इट इज रखो। Z क्या लोगे? Z तो हाइड्रोजन ही लेना पड़ेगा। 1 ठीक है, Q1 ले रहे हैं, पता है ना? यस मैम। क्या पढ़ रहे हैं? बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जब तक उसने कुछ ना दे रखा हो Z को फिर मन नहीं कंसिडर करोगे। मैम यही आ रहा है। ए आ रहा है क्या? ठीक है, तो N1 देख लो, प्राइमल बार्मर पाश्चन। N1 तो 3 हो जाएगा और N2 क्या हो जाएगा 4। 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर ए आ जाएगा। ठीक है,
चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए, A B C D. What is the maximum wavelength line in the Lyman series? ये वेवलेंथ है बेटा, लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम आयन। अब मैं तभी बोल रही हूँ जब तक उसने कुछ मेंशन नहीं कर रखा, Z1 लेंगे, बट अब इसने हीलियम आयन दे दिया तो हीलियम प्लस सी रहा होगा वो। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम है ना, होगा इसका भी। सी आ रहा है 4/4R। ओके देखते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, पहले तो तुम लोग मुझे ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ? हम फर्स्ट लाइन लेनी पड़ेगी। यानी कि मिनिमम एनर्जी की वो बात करने, मिनिमम मैम एनर्जी 4/4R कैसे होगा? मतलब 1/4 ऐसे होता है ना, 4/4 तो 1/R ही नहीं होगा। हाँ तो मैंने तो बताया ही नहीं आंसर, तुम लोग बोलो, तुम लोगों को कितना आ रहा है? मैम ए आ रहा है। ए आ रहा है, ए ए आ रहा है मेरे आएगा मैम, क्योंकि हमारा 1/R होता है ना वेवलेंथ निकालते समय, तो 1/R आएगा, तो ए ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा तो क्या आ रहा है तुम्हारा? आ रहा है मैम बी होगा वो शांति रखो। ठीक है एक काम करो, चैट बॉक्स में डाल दो, मैं निकाल के देखती हूँ इसका आंसर। ठीक है कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, डी नहीं बोला किसी ने, ए बी सी सबका आ रहा है। मैम मेरा डी आ रहा है। अच्छा राधिका तुम्हारा बी आ रहा है ना? मैम मेरा डी आ रहा है, मैम बी। अरे एक को बोलने क्यों नहीं देते तुम लोग? मैंने राधिका से पूछा है। हाँ राधिका। मैम डी आ रहा है, इसमें 4/3R आएगा। ठीक है यस बी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं, फर्स्ट लाइन बोला ना तो N1 तो 1 हो जाएगा और N2 कितना हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा। तो करो फिर, लगाओ फिर, 1/λ क्या हो जाएगा? तुमने आई थिंक ना रेसिप्रोकल नहीं किया उसका। ठीक है जो ए बोल रहे थे तुमने रेसिप्रोकल नहीं किया, आपसे लैम्डा पूछा, 1/λ नहीं पूछा। ठीक है RH Z² 1/1 माइनस 1/4 तो कितना हो जाएगा ये 3/4। Z कितना लोगे जल्दी बताओ ना, कितना? हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है 4 से 4 कैंसिल, तो 1/λ आ रहा है 3R, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 1/3R। तो यही तो होगा मैक्सिमम वेवलेंथ। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। देख लेना क्या मिस्टेक की थी। ये वाला क्वेश्चन करो, कौन सा क्वेश्चन है पता नहीं है कौन सा है, बट जो भी है करो, इसको करो। द नंबर ऑफ क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस इन द ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हेन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 9th एक्साइटेड स्टेट रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। 50% जनता इसका आंसर गलत देगी, मुझे पता है। निगम मैम डी है। 6 आ रहा है। यस मैम। डी के अलावा आ रहा है कि किसी का? मैम एक मिनट रुक जाओ। रुकी हुई है। मैम डी के अलावा डी का स्क्वायर कर दें। आ रहा है क्या? 36 आ रहा है क्या? चलो देखते हैं। ठीक है 9 देखो N2 माइनस N1 निकालना है ना आपको ब्रैकेट के लिए, लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट है ना, लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट। तो N1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 9th एक्साइटेड स्टेट का मतलब N2 10 है, तो बिल्कुल ही ठीक बोल रहे हो आप। ठीक है मैम सारी जनता ने सही किया। 5 क्यों बोल रहे थे आप लोग? नहीं सारी जनता नहीं, सही कह रही है, कुछ गलत भी बोल रहे हैं, बट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ने सही आंसर किया। 6 आंसर आएगा। क्लियर है? अगर मान लो उसमें वो पूछता टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो फिर आप क्या लगाते? आपका N1 1 हो जाता ना फिर, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है ये। अच्छा सॉरी N1 4 हो जाता, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाते आप, N2 माइनस N1 N2 माइनस N1 प्लस 1/2। फिर देखना कितना आ रहा था 21। 21 तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ लेकिन 21 तो ऑप्शन में ही नहीं है इसमें। ठीक है 9th एक्साइटेड नहीं, 9 नहीं लेना है आपको। ठीक है 9 नहीं लेना है बच्चे। अगर मान लेते हैं इधर देखो, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा आता, सपोज
अगर वो ब्रैकेट सीरीज देता ही ना, है ना, और पूछ लेता टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, फिर क्या लेते आप, N2 लेते आप 10 और N1 लेते आप फिर 1 लेते। समझे ना मेरी बात? तो आप क्या करते, 10 - 1 10 - 1 + 1 और 2 लेते, तो आपका 45 आ रहा होता आंसर इसमें, है ना। बट इसने क्वेश्चन कुछ और पूछा है, वो पूछ रहा है कि आपकी ब्रैकेट सीरीज में कितना होगा। तो ध्यान रखना, N1 को 1 लेने की गलती मत कर देना तुम लोग। मैम पर इसमें आपने फॉर्मूला वही वाला लगाया ना, N2 - N1 ब्रैकेट में N2 - N1 + 1/2 ना, मैंने तो ये वाला फॉर्मूला लगाया है। पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस में तो वही लगता है फॉर्मूला। इसका मतलब तुमने पढ़ा ही नहीं, मैंने क्या पढ़ाया ये देखना है एक बार, कहाँ गया ये देखना एक बार। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस में लगता है वो। अगर वो आपसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विच फॉल्स इन पर्टिकुलर सीरीज, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। वो पार्शियल सीरीज की बात कर रहा है ना उसमें, समझे? तो इसका आंसर 6 आएगा, N2 - N1 करके, समझे? N1 1 दे दिया तो ये वाला लगाना है, N -1/2। हाँ, मतलब अगर वो आपसे टोटल नंबर ऑफ पूछ रहा है राधिका, आपसे वो मेंशन नहीं करके दे रहा है कि किसी पर्टिकुलर सीरीज में लगाना है, तो यस, फिर आप N1 1 लोगे। फिर आप क्यों लोगे N1 4? मेंशन थोड़ी ना कर रखा है उसने ब्रैकेट सीरीज, उसने पूछ रखा है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बतानी है। ठीक है, कहाँ पे 2 लगाया बेटा? मैम हमने ये सेकंड क्यों नहीं लगाया? सेकंड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं पूछ रखी अर्पिता, इसमें इसने पूछ रखी है नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस इन द ब्रैकेट सीरीज। क्लियर हो गया? मैंने आप लोगों को 2 फॉर्मूले बताए बेटा इसके, इधर देखो, एक ये वाला, ये कब लगाओगे, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जब आपसे पूछे तो N2 क्या होगा आपका हायर एनर्जी लेवल और N1 होगा लोअर एनर्जी लेवल, जो वो मेंशन करके देगा। ठीक है, अच्छा, अगर वो पूछे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विच फॉल इन अ पर्टिकुलर सीरीज वेदर इट इज लाइमन, बाल्मर, पार्शियन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, तो तुम वहां पे N2 - N1 लगाओगे। N1 तो फिक्स रहेगा किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए, N2 आपको बताएगा, जैसे इसमें बता रखा था 9th एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, हो जाएगा अभी, ओके। ठीक है, ये कुछ लिमिटेशन है बोहर मॉडल की, एक बार देख लो फटाफट से क्या है। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं था ये। ठीक है, वाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन h/2π nh/2π क्यों था, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था, मतलब यही क्यों था। ठीक है, डी ब्रोय ने किया था ये, आगे बताऊंगी। ठीक है, और जो बोहर ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और क्लासिकल लॉज को आपस में इंटर रिलेट किया था विदाउट एनी थ्योरेटिकल एप्लीकेशन। ठीक है, उसके अलावा जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी उसका फाइन स्ट्रक्चर उसने एक्सप्लेन नहीं करा था। ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला और ये वाला पॉइंट। बोहर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जैसे अभी तो स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी आ रही हैं, इसमें कुछ स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, तो इसने इसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया था। बोहर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आई थिंक आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग होती है तो आप उसको जीमन्स इफेक्ट बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आप उसको स्टार्क्स इफेक्ट बोलते हो। पढ़ा है क्या? यस। ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में सिर्फ ये लाइन ध्यान रखनी थी। उसके बाद आओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत सिंपल सी है, इससे बहुत क्वेश्चन नहीं आते, बट अगर आया तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, वैसे ज्यादातर चांसेस होते हैं कि इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन के आए। क्यों? क्योंकि जो इसका कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होती है उसमें, तो चांसेस है कि इसमें आपको क्या बोलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए। तो एक एक चीज जो मैं बता रही हूँ ध्यान से सुन लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम्हें कुछ नहीं करना, मान लो ये मेटेलिक सरफेस है, किसी का भी ले लो तुम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। ठीक है, अब पता है तुम्हें इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास, तो जैसे ही तुम इंसिडेंट रेडिएशन उस पर डाल रहे हो, ठीक है, तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए कि उसमें से इलेक्ट्रॉन टप्पा करके बाहर निकल जाए। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन द लाइट ऑफ ए सुटेबल, ऐसा नहीं है अपने मनगढ़ंत कोई भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उस पर इंसिडेंट करा दोगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं?
प्रोसेस को, फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, ये अपन गेम खेलते हैं ना कंचे वाली, ऐसे वाली, ठीक है, कंचा लेके हाथ में ऐसे मारते हैं, ठीक है तो आप इससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो इसमें क्या है, इधर देखो, इसमें कुछ टर्म्स आएंगे जो आप लोगों को ध्यान रखना है। एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी एनर्जी होती है बच्चे, ये होती है तुम्हारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, या इसको और क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। इसको आप कैसे दिखाना चाहते हो, फाइव से दिखा दो, ई नोट से दिखा दो, डब्ल्यू से दिखा दो, मैं इसको फाइव से दिखा देती हूँ। प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं लिखूंगी कैसे, ऐसे लिखूंगी, ठीक है। तो जो आप मेटेलिक सरफेस ले रहे हो बच्चे, जब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो, ऐसा नहीं है कोई भी आप इंसिडेंट रेडिएशन डालोगे किसी भी फ्रीक्वेंसी, किसी भी वेवलेंथ की, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं, ठीक है। जो आप मेटेलिक सरफेस ले रहे हो उसका कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी होगी, उसका कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसका कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होगा, ठीक है। तो जो आप इंसिडेंट रेडिएशन आप डाल रहे हो, ध्यान रखना, जो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, या तो वो उतनी हो या उससे क्या हो, जो हो ज्यादा हो, ठीक है। जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, एक मिनट रुको, ठीक है, जो आपका वर्क फंक्शन है, ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, मिनिमम जो आप इंसिडेंट करवा रहे हो रेडिएशन, उसके पास मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, एक मिनट रुको, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अलग से, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, जिसको आप वर्क फंक्शन बोल रहे हो बच्चों, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, मिनिमम एनर्जी, है ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। बताओ, लिख सकते हो क्या, विदाउट गिविंग इट्स काइनेटिक वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी। ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी देखो, जितना भी वर्क फंक्शन, मान लो तुम्हारा जो मेटेलिक सरफेस है, कोई भी है, मान लो तुम्हारा कोई एक्स मेटल है, उसका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसका जो वर्क फंक्शन है वो 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सपोज, ठीक है। और तुम इंसिडेंट रेडिएशन डाल रहे हो, कितने की डाल रहे हो, मान लो सपोज तुम डाल रहे हो 4.1 की, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, बताओ, हाँ निकल जाएगा, पॉसिबिलिटी है। हाँ जी बेटा, निकल जाएगा। देखो इतनी एनर्जी है उसकी, तो उससे ज्यादा डालोगे निकलेगा ना, मतलब इसमें 2.13, इसमें से 2.13 तो खर्च हो जाएगी उस इलेक्ट्रॉन को निकाल, और बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगी वो क्या है, तुम्हारी काइनेटिक। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ क्या, जो तुम्हारी इंसिडेंट एनर्जी हो, या तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। गेटिंग माय पॉइंट और नोट, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो ये उल्टा हो जाएगा, जैसे ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। एक बार इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं, करें क्या, कहाँ करें, मेरे पास जगह नहीं है, चलो नीचे कर लेते हैं। लिखो, ये एनर्जी को क्या लिख सकते हो, एच न्यू लिख सकते हो बच्चों, यस मैम, कल बताया था मैंने। और यहाँ पे देखो, ये क्या है, फाई क्या है, तुम्हारा वर्क फंक्शन है, मिनिमम एनर्जी है, तो इसको मैं एच न्यू नोट के नाम से लिख रही हूँ, और ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकती हूँ, एच न्यू माइनस न्यू नोट लिख सकती हूँ, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकती हूँ बच्चे, फॉर्मूला बनाना आपको, मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। ये देखो इधर कहाँ गया, हाँ, इसको और कैसे लिख सकती हूँ, एच सी बाय सी 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिख सकती हूँ, बताइए, लिख सकती हूँ। और ये तुम्हारी क्या हो गई, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी है, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम या मैक्सिमम, अरे एनर्जी इज वेवलेंथ, ठीक है। और ये आपकी क्या है, इंसिडेंट वेवलेंथ, समझे। और ये जो क्वेश्चन मैंने, ये जो बताया ना मैंने, ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंसिडेंट वेवलेंथ, ठीक है, ध्यान से देखो इसको, यानी कि जो तुम एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हो, या तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी फंक्शन के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तभी आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करेगा, ठीक है। बताओ, यस मैम। अच्छा, इससे और क्या पता चल रहा है बेटा, इससे और क्या पता चल रहा है, इससे और क्या पता चल रहा है, देखते हैं। ओके,
चलो पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर मैं बताती हूँ इसके क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा। फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा ये है, फॉर ए पर्टिकुलर मेटल, इधर आओ, देयर एग्जिस्ट ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम लोगों को, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। फॉर ए पर्टिकुलर मेटल देयर exists a threshold frequency such that at frequency below the threshold no electrons are emitted no matter how large the intensity is or how long the irradiation occur। मतलब अगर तुम्हारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, समझ गए ना। अब अगर जो इंसिडेंट एनर्जी है या जो तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी की तुम रेडिएशन डाल रहे हो, जिस एनर्जी की तुम रेडिएशन डाल रहे हो, अगर वो वर्क फंक्शन के बराबर नहीं है या उससे ज्यादा नहीं है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट आउट नहीं होंगे, बेशक तुम कितनी ज्यादा इंटेंसिटी से डाल दो। इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी का मतलब होता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। तो बेशक तुम कितने नंबर ऑफ फोटोन्स डाल दो, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है या उससे ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट आउट। इट मींस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप डालोगे कुछ तो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में चाहिए, और जो बाकी एक्स्ट्रा बची वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, बट इट is independent of its intensity, most important point। clear kinetic energy depend on frequency of radiation जो आप इंसिडेंट करा रहे हो, independent of its intensity। थर्ड पॉइंट देखो बच्चों, यहीं से ही बनता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट देखो, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन बट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और नंबर ऑफ फोटोन्स का या मैं बोलूं इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कैसे आएगा, सपाट, स्ट्रेट, ठीक है। हाँ, इन सब के ग्राफ फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी करने हैं बच्चे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन तो करना, एक बात देखो, मुझे एक और चीज बतानी है। मैंने अभी तुम्हें ये फॉर्मूला बताया, यस मैम, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लूं। अगर मान लो मुझे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाना है तो तुम कर सकते हो क्या। ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा तुम्हारा वाई एक्सिस पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे, ये एम हो जाएगा, तो इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो यहाँ से ऐसा ग्राफ पास होगा ना, ये तुम्हारा एच हो जाएगा, स्लोप तुम्हारा एच हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है तुम्हारे। समझ आ गया क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है इसमें तुम लोगों को। इलेक्ट्रॉन कब इजेक्ट आउट होगा, कब नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फोटो करंट बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ठीक है बच्चों, इधर चलो ये वाला करो, ये वाला क्वेश्चन करो, जल्दी से आओ। फिजिक्स में है तो होने दो, केमिस्ट्री में आ रहा है फिलहाल, केमिस्ट्री में करो इसको। ये जीरो वेलोसिटी है बच्चों, सोल्व आप लोग करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको सोल्व करो जल्दी और फिर खत्म करते हैं। मेरी अभी नेक्स्ट क्लास भी है बच्चों, बस क्लास में आएंगे तो 40 बच्चे और लास्ट तक रुकेंगे 30 बच्चे। पढ़ना है नहीं किसी ने। मैम 0.04 फ्रीक्वेंसी आ रही है। एक बार देखती हूँ मेरे पास, अगर ये इसका आंसर मेरे ख्याल से तो नहीं है मेरे पास रिपोर्टेड, देख लेती हूँ। आंसर तुम्हें खुद ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, आंसर तो नहीं है, 0.048 आ रहा है, अब 0.0448। ठीक है, एक बार सारे बच्चे आंसर मिला लेना। देखो होगा कैसे, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस। आपको ये तो पता चल गया किसका क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फॉर्मूला ये होगा E-5 काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, वेलोसिटी 0 है, यानी कि आपकी इंसिडेंट एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो यानी कि अगर आपको क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, और ये भी क्या एनर्जी है ना, एनर्जी है ना। आपको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फाई क्या होगा, जैसे E = h न्यू होता है तो फाई क्या हो जाएगा, h न्यू नोट हो जाएगा। न्यू नोट क्या है, hc/λ नोट,
ठीक है, H पता है, C पता है, लैम्डा पता, निकाल लोगे? यस मैम। ठीक है, और आपको वर्क फंक्शन भी निकालना है, यानी कि आपको ये भी निकालना है, क्या बोलते हैं, W नोट निकालना है। निकल जाएगा क्या? हम W नोट तो एनर्जी के ये बराबर ही करना आ है ना, जाएगा ना। रुको मेरे को इरेज करने दो। E माइनस 5 काइनेटिक एनर्जी ये 0 था ना, ठीक है, ये आ गया। ये क्या है? H न्यू, ये क्या है? H न्यू नोट, ठीक है। दिस इज योर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये क्या है तुम्हारा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यही निकालना है ना। तो म्यू नोट क्या होता है? C बाय लैम्डा नोट। हाँ, इससे ये निकल जाएगा। C पता है, लैम्डा नोट पता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। वर्क फंक्शन कैसे निकलेगा? H न्यू नोट, न्यू नोट तुम यहां से निकाल के पुट कर दोगे, ठीक है। कैलकुलेशन तो है ही ज्यादा, बट हो जाएगा। बताओ, लगा लोगे? तो आपको क्या चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं पता तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन इसके सोल्व। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ मुझे अप्रोच बता देना, सोल्व तुम घर करना। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल इज इतना, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 × 10⁻⁴ हिट द मेटल। ये वाला फॉर्मूला हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना, K = H न्यू माइनस न्यू नॉट वाला। देखो, मैं तो हमेशा ऐसे लिखती हूँ पहले, ठीक है, फिर लिख लो H न्यू माइनस H न्यू नोट। बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर तुमने ऐसे किया है तो। H बाहर ले लो, न्यू माइनस न्यू नोट। क्या सब कुछ है क्या तुम्हारे पास? यस, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। कैलकुलेट, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, H पता है, वैल्यू पुट करो। ओके, डू दिस क्वेश्चन। ये जेई में आया था। Obtain the maximum wavelength for which just electron from the metal is just ejected. दीपक, तुम बताओगे इसका आंसर? सलोनी बेटा प्लीज थोड़ा एक्टिव रहा करो क्लास में। रितिका, हिमानी, सानिया, मेधा, सोनाक्षी, आई होप आप सब लोग आ रहे हो ऑफलाइन टेस्ट में। दीपक, तुम बताओगे क्या? यजदान, तुम बताओगे? बताओ। कर रहा हूँ। अच्छा, कर रहे हो। यजदान, हो गया तुम्हारा? 3 × 10⁻⁻26। बस ये बता दो अप्रोच कैसे किया क्वेश्चन को। हम वर्क फंक्शन इक्वल टू में Hc बाय लैम्डा। वेरी गुड। Hc बाय लैम्डा नोट। लैम्डा नोट इज योर मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, यही निकालनी थी तुम्हें। तो लैम्डा नोट क्या हो जाएगा? Hc बाय वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी दे रखी है, ये तो बिना उसके हो जाएगा भाई। 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाय 6.63 × 10⁻⁻19 जूल। मेन तो कैंसिल ही हो गई कैलकुलेशन, ठीक है, हो जाएगा। यस, वेरी गुड। ये क्वेश्चन करो बच्चे। क्वेश्चन ही करने हमें, थ्योरी तो तुम लोगों को आती है। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे क्वेश्चन, पता नहीं क्यों। चलो करो। वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है कुछ मेटल्स का। मैंने कहा था ना, हर मेटल का अपना अलग अलग वर्क फंक्शन होगा। द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको बताना है कौन से मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे व्हेन लाइट ऑफ इतनी वेवलेंथ जो आपको इंसिडेंट करवानी है मेटेलिक सरफेस पे, 300 नैनोमीटर। चलो जी करो, बस मुझे 2 मिनट और चाहिए। बता दें? हाँ जी बेटा, राधिका। मैम अप्रोच बता दें? हाँ बता दो। मैम इसमें हमें वेवलेंथ दे दी गई है, तो लैम्डा पता चल गया, तो यहाँ से हम ई निकाल लेंगे। फिर देख लेंगे जिसकी डब्ल्यू मतलब जो दे रखा है उससे ज्यादा होगी, वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, ई कैसे निकालोगे? यहाँ पे सबसे बड़ा रोल ही एनर्जी निकालने का है। तो अगर आप उस वाले फॉर्मूले से जाओगे ना, Hc बाय लैम्डा से इज इक्वल टू H न्यू Hc बाय लैम्डा, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो आपको मैंने बताया था ना शॉर्टकट 1 2 4 0 यही था ना। इससे आप निकाल लोगे। एक बार सोल्व करके मुझे बताना कितना आ रहा है।
सोल्व करके बताना कितना आ रहा है। 4.1 4.13। अब देख लो 2.4 है, ये हो जाएगा इजेक्ट आउट। यस मैम। लिथियम तो मजे से करेगा, सूद देगा वो तो। सोडियम हो जाएगा, यस मैम। पोटेशियम हो जाएगा, यस मैम। मैग्नीशियम हो जाएगा, यस मैम। कॉपर होगा क्या? नो मैम। नो मैम। 4। कैसा था? मस्त। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सिंपल तरीके से तुम्हारे नीट में आ सकता है। ये तो वैसे जेई का था। ठीक है, ओके, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, देख लो एक बार। एक बार फटाफट पढ़ लो इसको। अबाउट दिस मिनिमम वैल्यू, हाँ ठीक है। आइंस्टीन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी अकॉर्डिंग टू हिम। और ये भी पूछ सकता है किसने एक्सप्लेन किया था, तो ध्यान रखना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए फॉल ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट is above a certain minimum value is called as photoelectric work function. Above the minimum value, number of electron जो भी produce होंगे वो intensity of light पे depend करेंगे। intensity is number of photons incident. ठीक है, और kinetic energy is linearly related to its frequency. कौन से दो ग्राफ हैं ध्यान रखना, kinetic energy और intensity का ग्राफ प्लॉट करोगे तो पैरेलल टू x एक्सिस आएगा बेटा, like this। और अगर kinetic energy वर्सेस frequency का ग्राफ कर रहे हो तो वो ऐसे आता है। इसका मतलब है इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है आपका, नेगेटिव है। समझे? यस मैम। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये कुछ मैंने होमवर्क दिए हैं, इसको प्लीज कर लेना। ठीक है, और मुझे बता दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है, जल्दी जल्दी, मेरी क्लास है, नेक्स्ट क्लास है, स्टार्ट हो रही है बस। एनर्जी का था -13.6 into g square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। पीछे से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। ओके, अर्पिता तुम बताओगी एनर्जी का, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? बताओ बताओ, नहीं बताना। दीपक? M13.6 -13.6 into z square by n square। अगर एनर्जी डिफरेंस निकालना था तो 13.6 1 by n1 square minus 1 by n2 square। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा देखा था, उसमें हमने म्यू बार निकाला था, या 1 बाय लैम्डा भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो क्या था, रिडबर्ग कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये ध्यान रखना, पता चले फॉर्मूला रट लिया और यही नहीं पता। n1 तुम्हारा लोअर लेवल है, n2 तुम्हारा हायर लेवल है बच्चों। ठीक है, यस, इस फॉर्मूले पे बेस तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक ये वाला ध्यान रखना, E-5 इज इक्वल टू आपका h न्यू माइनस h नोट। ठीक है, और लैम्डा की टर्म्स में लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। आई होप तुम लोगों का चैप्टर जो है रिवाइज हो रहा होगा मेरे साथ साथ। ठीक है, हाँ, ये वाला जो फॉर्मूला बताया दीपक ने वो भी ध्यान रखना। अगर तुम्हारी लैम्डा नैनोमीटर में है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो 1240 बाय लैम्डा, अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में निकालनी है तो 12400 बाय लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, यस, आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी। ठीक है, प्लस 13.6 इंटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर होगी। ठीक है, हो जाएंगी ये वाली चीजें। और वो लाइमन बाल्मर पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट था कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी बढ़ेगी, न्यूक्लियस के पास रहोगे एनर्जी कम होगी, मोर नेगेटिव होगी। बाल्मर वाली विजिबल में होती है, पार्टीशन ब्रैकेट फंड इंफ्रारेड रीजन में होता है, लाइमन वाली आपकी यूवी रीजन में होती है। ये चीज ध्यान रखना। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, ये क्या होती है, अल्फा बीटा गामा लाइन, सेकेंड लाइन, लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन क्या होती है, ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है, वेरी गुड, जो बोल रहे हो सही। हाँ, अगर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है उसके लिए भी फॉर्मूला था। ठीक है, और अगर किसी पर्टिकुलर सीरीज में निकालनी है तो n2 माइनस n1। n1 फिक्स रहेगा पर्टिकुलर सीरीज के लिए और n2 आपको एग्जामिनर मेंशन करके देगा। ठीक है,